हम साइकोलॉजी स्टार्ट करें तो यूनिट फर्स्ट जो साइकोलॉजी का है तो उसमें डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, उसके साथ साथ स्कोप क्या है साइकोलॉजी का। तो डेफिनेशन साइकोलॉजी की सिंपल है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जब हम माइंड एंड बिहेवियर को स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन जो ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर को देखता है, तो ये एक डेफिनेशन इसके लिए काफ़ी है। अब जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी का क्या क्या स्कोप है, दो तरह के स्कोप है, एक रिसर्च साइकोलॉजी है और एक अप्लाइड साइकोलॉजी है। रिसर्च साइकोलॉजी में सारे आते हैं, हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, और अप्लाइड साइकोलॉजी में ये सारे आते हैं, ये भी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो रिसर्च साइकोलॉजी में दो साइकोलॉजी होती है, दो टाइप से होती है। तो जो रिसर्च साइकोलॉजी होती है इसमें पहली आती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, बिहेवियर को देखना, एबनॉर्मल बिहेवियर को देखना किसी ह्यूमन में, या एबनॉर्मलिटी देखना किसी ह्यूमन में, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। दूसरी रिसर्च साइकोलॉजी में आती है साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी बोलता है कि कहीं पे किसी को मेंटल इलनेस तो नहीं है, मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से उसका बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड साइकोपैथोलॉजी। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से पर्सन को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बताती है कि थिंकिंग में कॉग्निटिव प्रोसेस हम बोलते हैं थिंकिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस। थिंकिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस में कोई वेरिएशन तो नहीं है जिसकी वजह से कोई पेशेंट जो है एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, दैट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। रिसर्च साइकोलॉजी में नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव साइकोलॉजी कि हम ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स के साथ जो इनका बिहेवियर जो है कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कि टाइम टू टाइम इन्फेंट, उसके बाद जो चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस की तरफ आ जाता है, तो टाइम टाइम बिहेवियर चेक करना किसी का, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज़ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, इसमें किसी की पर्सनैलिटी को चेक करना कि पर्सन एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, दैट इज़ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी। क्वांटिटेटिव में किस ह्यूमन बिहेवियर में हमने बहुत सारे ऐसे पर्सनस देखे जिनमें हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी देखी, एबनॉर्मल बिहेवियर देखा, या बहुत सारे बल्क में हमने ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर चेक किया, दैट इज़ क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज़ सोशल साइकोलॉजी कि ह्यूमन सोशल बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में उसका बिहेवियर कैसा है, दैट इज़ सोशल साइकोलॉजी। और एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या साइकोलॉजी है, बिहेवियर क्या है, एक दूसरे के जो इंडिविजुअल्स होते हैं सोसाइटी में इनका एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या बिहेवियर है, दैट इज़ सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी जो ट्रीटमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम्स या इमोशनल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखता है बाय यूज़ ऑफ क्लिनिकल नॉलेज, डायग्नोस्टिक टेस्ट करके हम ये करते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल यहाँ तक की रिसर्च साइकोलॉजी थी, अब है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी आती है कि हम रिसर्च करते हैं या हम डायग्नोस्टिक टेस्ट्स करते हैं जिससे हम बिहेवियर का पता लगा सकते हैं, जिसमें हम कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पता लगा सके। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव थेरेपी, ये भी अप्लाइड साइकोलॉजी होती है। कॉग्निटिव थेरेपी में हम किसी की थिंकिंग, किसी की लर्निंग, किसी की इंटेलिजेंसी चेंज करते हैं जिसकी वजह से उसका बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है फिर। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजी रिलेटेड टू काउंसलिंग, तो थोड़ा सा इसमें इलाबरेट करना है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हम काउंसलिंग देते हैं, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं उनकी काउंसलिंग देते हैं ताकि उनका बिहेवियर चेंज करे, दैट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजी। उसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीन्स एजुकेशनल सेटिंग में उनकी क्या क्या बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसकी एजुकेशन सेटिंग में कैसा बिहेवियर है, वो कैसा परफॉर्म करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल एंड लॉ। उसके बाद आता है, ये भी अप्लाइड साइकोलॉजी में है, दैट इज़ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट्स या चाइल्ड एब्यूज़ या चाइल्ड नेगलेक्ट, तो ये सारी चीज़ें जो है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। या बिहेवियर ऐसे चेक करते हैं कि कई बार क्रिमिनल पर्सन होता है तो उससे उसके बिहेवियर से ही पता लगता है कि ये बंदा क्रिमिनल है अगर वो ना बताए। नेक्स्ट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी कि हेल्थ इलनेस और हेल्थ केयर में कि हम इसकी स्टडी करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं, दैट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कि इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं उनका बिहेवियर कैसा है,
तो उनके बिहेवियर में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही, दैट इज़ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। एंड लास्ट वन इज़ स्कूल साइकोलॉजी, के जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनका बिहेवियर कैसा है और उनके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट इज़ स्कूल साइकोलॉजी। सो ईजी है, मतलब स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में दो ही है, रिसर्च और अप्लाइड। रिसर्च में ये चीज़ें आती है और अप्लाइड में ये आती है। थोड़ा थोड़ा हर किसी में लिखना है तो टॉपिक बड़ा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा यूनिट है हमारा सेंसेशन। सेंसेशन क्या होती है, क्या जैसे हम सेंसेशन फॉर एग्जांपल स्किन में अगर कोई हॉट प्लेट हम स्किन से टच करेंगे तो हम एकदम से उठा लेते, मीन्स कि हम कोई चीज़ सेंस करते हैं। तो सेंस ऑर्गन की वजह से जो हम कोई चीज़ सेंस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सेंसेशन। सेंसेशन में एक्चुअली क्या होता है, जैसे यहाँ पे है कि सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जैसे स्किन के रिसेप्टर्स होते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो ब्रेन में चले जाते हैं। तो ब्रेन में हम इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंसेशन। अब इस सेंसेशन के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट इज़ क्वालिटी, कि क्वालिटी अलग अलग होती है, इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस अलग अलग होती है, ड्यूरेशन कितनी देर तक सेंसेशन रहती है वो भी अलग अलग रहती है। अब ब्रेन एंड सेंसेशन यहाँ पे इतना ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस थोड़ा सा ऊपर सुपरफिशियली देखना है कि कहाँ पे कौन सी सेंसेशन होती है, स्पीच की, टेस्ट की, ऑल्फैक्टरी बल्ब की। तो अब सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा विजुअल ऑर्गन होता है आई, उसके बाद ऑडिटरी ऑर्गन होता है ईयर, उसके बाद नोज़ एंड टंग, उसके बाद स्किन जो टैक्टाइल सेंसेशन करता है कि टच जो होता है। तो ये था सेंसेशन के बारे में। नेक्स्ट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स अगर हमें कोई सेंसेशन आई है उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना, दैट इज़ कॉल्ड अ परसेप्शन। मीन्स अगर हमें किसी ने कुछ बोला है तो हमारे कानों तक वो आवाज़ आएगी, तो वो होगी स्टिमुलस। स्टिमुलस आ गई, हमारी कानों ने उसको सेंसरी ले लिया, तो वहाँ से सेंसेशन होती है, ब्रेन तक चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सेंसेशन। पहले स्टिमुलस आती है, फिर सेंसेशन होती है, उसके बाद परसेप्शन होती है। मीन्स उसके बाद हम ब्रेन में उसको प्रोसेस करते हैं और वहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो जाती है, जो स्टिमुलस हमें बाहर से मिलती है उसको समझते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड एनी साउंड, अगर किसी को हम बोलेंगे या तुमने कोई आवाज़ सुनी है, मीन्स उसके कानों तक वो स्टिमुलस पहुँची है। स्टिमुलस पहुँचने के बाद वो सेंसेशन होगी ब्रेन तक सेंसेशन होने के बाद वहाँ पे इंटरप्रेट होगी, वहाँ पे ब्रेन ने समझा है कि ये कौन सी स्टिमुलस है, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। सो सिंपल डेफिनेशन परसेप्शन की यही रहेगी कि ब्रेन जब एक सेंसेशन आती है ब्रेन तक तो उसको वो इंटरप्रेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है ताकि एक मीनिंगफुल रिजल्ट आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। तो परसेप्शन में क्या क्या हमें टेंडेंसी होती है कि हम परसेप्शन में क्या की चीज़ करते हैं। अगर हम इस फिगर की तरफ देखेंगे, लेकिन ये यहाँ अगर परसेप्शन क्वेश्चन आया, ये हर कोई चीज़ बनानी है। फिगर एंड ग्राउंड, देखो यहाँ पे है तो दो फिगर्स ही, लेकिन हमें क्या लगता है कि ये बैकग्राउंड है, ये इसका बैकग्राउंड है और ये इसके ऊपर है, बट ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा परसेप्ट होता है। सो वी ऑर्गेनाइज परसेप्चुअल फील्ड इनटू स्टिमुलस दैट स्टैंड आउट एंड दोज दैट आर लेफ्ट ओवर ग्राउंड। तो एक तो पीछे बैकग्राउंड में एक स्टिमुलस है और दूसरी यहाँ पे हमें लग रही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये क्या है कि यहाँ पे ब्लैक है सारा और ये यहाँ पे वाइट किया गया है, यहाँ पे ये फिल नहीं किया गया है, लेकिन हमें क्या लगता है कि एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, दैट इज़ कॉल्ड फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ क्लोजर। ये तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन हमें टेंडेंसी होती है कि इसको हम क्लोज करें, ऐसे लग रहा है कि ये डिस्कनेक्टेड है और इनकम्प्लीट फिगर्स है, इसलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दिमाग में चल रहा है, हमारी परसेप्शन में चल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर। नेक्स्ट इज़ प्रॉक्सिमिटी। अगर मल्टीपल चीज़ें एक जगह होती है, जैसे ये स्टार्स होते हैं, लेकिन है तो अलग अलग स्टार्स, लेकिन जब हम इसको दूर से देखते हैं तो हमें ये बहुत क्लोज लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद सिमिलैरिटी, ये बॉक्सेस अलग अलग है, तो यहाँ पे ये ब्लैक है और ये, लेकिन जब हम दूर से सारी चीज़ को इकट्ठे परसेप्ट करते हैं तो हमें लगता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सिमिलर है, इसकी ये वाली लाइन भी इसी के साथ सिमिलर है, और ये और ये वाली लाइन जो है ये भी सिमिलर है। सो मोर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हमें जो लगते हैं, हमें लगता है कि ये इकट्ठे होने चाहिए, हमारे दिमाग में ये चलता है कि ये इकट्ठे होने चाहिए जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट इज़ लीनियर पर्सपेक्टिव, कि अगर हम जो रेलवे होता है या सड़क होती है कहीं पे, जब हम दूर नज़र मारते हैं तो हमें लगता है कि जो स्पेस है वो लेस होती जाती है, कि दूर
जो स्पेस होती है, मान लो रेलवे की विड्थ जहाँ पे हम होते हैं स्टेशन पे, उसकी विड्थ अच्छी होती है, लेकिन जब हम दूर नज़र मारते हैं तो वहाँ पे हमें विड्थ कम लगती है। दैट इज़ कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज टेक्सचर ग्रेडियंट। ये देखो यहाँ पे जो डेंसर चीज़ें होती है तो टेक्सचर सेम ही सारा, लेकिन जब हम दूर से नज़र मारते ये वाले हमें लगते हैं थोड़ा दूर दूर, लेकिन जो दूर दूर हम नज़र लगाते हैं तो दूर हम नज़र लगाते हैं तो हमें लगता है ये दूर वाली चीज़ें जो होती है ये डेंसली है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये लेस डेंस है, लेकिन दूर वाली जो है ये मोर डेंस लगती है। रिलेटिव साइज़ कि ऑब्जेक्ट जो फारदर हो, हाँ जैसे एरोप्लेन हम देखते हैं दूर से तो हमें बहुत छोटा लगता है, तो वो भी हमारी परसेप्शन का है। इंटरपोजिशन, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये डायग्राम्स है, यहाँ पे इसको ब्लैकनिंग किया गया है लेकिन अंदर से इसको वाइट है, लेकिन हमें यहाँ दूर से अगर हम इसको देखेंगे तो हमें लगता है कि ये ओवरलैपिंग है, ये इसके ऊपर ओवरलैपिंग है और ये इसके ऊपर। दिस इज कॉल्ड इंटरपोजिशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक अटेंशन। अटेंशन मीन्स कि हम सारा एफोर्ट लगाएंगे एक ही चीज़ को फोकस करने में। फॉर एग्जांपल हमें कोई लेक्चर दे रहे हैं अभी, तो अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर दे रहा है वो सारा का सारा उसका जो फोकस है वो इसी लेक्चर पे है, दैट इज़ कॉल्ड अटेंशन। अटेंशन जो है पैसिव अटेंशन भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। एक्टिव मीन्स हम जानबूझ के, और पैसिव अटेंशन मीन्स हम उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं लेकिन नॉन स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने से ट्रेन गुजर रही है और उसकी हॉर्न बज रही है तो हमने अटेंशन दिया उसकी तरफ, दैट इज़ पैसिव अटेंशन। एक्टिव मीन्स हम तैयार करके रखते हैं ब्रेन को कि हमने इसके ऊपर अटेंशन देना ही देना होता है। अब अटेंशन में डिस्टर्बेंसेस कौन होती है, पहला है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी जो अटेंशन है उससे डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि नेक्स्ट इज सिलेक्टिव इन अटेंशन कि हम जानबूझ के हम बोलते ही नहीं यार ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव इन अटेंशन। उसके बाद है हाइपर विजिलेंस कि हम जो है अटेंशन ज़्यादा देते हैं, तो जो इतना ज़्यादा देते हैं एक साथ, इतना ज़्यादा देते हैं कि हमें बाकी फिर जो बाकी लर्न करना होता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान फिर नहीं दे सकते, कि हम पहले एनर्जी अपनी वेस्ट करते फिर जाके हम अटेंशन नहीं दे सकते। एक डिसऑर्डर है चिल्ड्रंस में अक्सर होता है, दैट इज़ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है जिसको ADHD होता है वो अटेंशन नहीं दे पाता, मतलब जहाँ भी इसके एक तो वो अटेंशन नहीं देता है, दूसरा उसकी हाइपर एक्टिविटी होती है कि वो एक जगह नहीं टिकता है, और अंदर से उसकी इम्पल्सिविटी होती है कि वो बोलते हैं अंदर से मैं कुछ ना कुछ करूँगा, मतलब टेम्पर टैंट्रम की तरह होता है कि उसको कुछ ना कुछ करना होता है, मतलब वो कभी किसी को पीटता है, कभी इधर उधर चीज़ें फेंकता है, तो इसको हम बोलते हैं ADHD। ये जो चिल्ड्रंस होते हैं ये इनकी स्कूलिंग बहुत वीक होती है क्योंकि इनका इनअटेंशन होता है और ऊपर से हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी भी होती है, तो इनमें क्लोज अटेंशन फेल हो जाता है और अटेंशन पूरा नहीं दे सकते किसी भी टास्क में भी। तो हमें लगता है कि ये हमारा नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं और टास्क और एक्टिविटी किसी भी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने में वो फेल हो जाते हैं, वो इजीली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं, तो इसमें हाइपर एक्टिविटी होती है। इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसमें पता होना चाहिए कंसेप्ट ये क्या है ADHD, तो इनमें हाइपर एक्टिविटी भी होती है। नेक्स्ट इज इम्पल्सिविटी कि अंदर से इनको कोई करने की इच्छा होती है लेकिन कुछ ऑकवर्ड करने की इच्छा होती है। नेक्स्ट इज इससे सिंपलर डेफिनेशन अटेंशन की ये है कि जो ये एक मेंटल प्रोसेस है, मीन्स एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ताकि हम कंसंट्रेट करें एनवायरनमेंट के एक ही एस्पेक्ट पे हम कंसंट्रेट करें। तो इसकी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फर्स्ट इज सिलेक्टिविटी कि हम सिलेक्ट करते किस पे हमने फोकस करना है। दूसरा लिमिटेड कैपेसिटी कि हमारा जो एरिया होता है जिन पे फोकस होता है वो लिमिटेड होता है। एग्जाम्पल हम क्लासरूम में बैठे हैं तो हमारा सारा फोकस लिमिटेड मीन्स स्क्रीन बोर्ड पे होता है, जो बोर्ड होता है या टीचर होता है। विजिलेंस मीन्स अलर्टनेस होती है इसमें कि हम पूरा ध्यान देते हैं, इसमें पूरा कंसंट्रेशन करके रखते हैं। फ्लक्चुएशन मीन्स कभी अटेंशन हमें फ्लक्चुएट करना पड़ता है क्योंकि अटेंशन को हम थोड़ा शिफ्ट भी करेंगे ताकि हम जो है और इम्प्रूव हो जाए। और एनहेंस क्लैरिटी कि इसमें जो है जितना हम अटेंशन देंगे उतनी हमारी क्लैरिटी होगी, जितना हम टॉपिक पे फोकस करेंगे, किसी चीज़ पे फोकस करेंगे
उतनी क्लैरिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट ये टॉपिक में मार्क करना भूल गए, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स कि अगर हम अपने अटेंशन से दूर हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। तो डेफिनेशन इसकी यही रहेगी कि हमारा अटेंशन डाइवर्ट रहता है ताकि हम कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी होती है। एक्सटर्नल मीन्स नॉइस है कहीं पे या कोई और सोशल इंटरेक्शन है, वहाँ पे नॉइस है, वहाँ पे पढ़ने नहीं देते या अटेंशन रखने नहीं देते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन ऐसे होती है कि जो हमारे फिज़ोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे हंगर, हमें भूख लगी है, हम थका थका महसूस करते हैं या हम डरे हुए हैं, तब जाके हमें अटेंशन नहीं रहता है, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बन सकता है। तो इम्पैक्ट ऑफ अटेंशन पे क्या डिस्ट्रैक्शन का क्या होता है कि सिलेक्टिव अटेंशन नहीं रहता है, कि डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा कि सस्टेन्ड, कि अटेंशन पूरा कंटिन्यू नहीं रहता है, और डिवाइडेड अटेंशन रहता है, मीन्स कई बार एक बार एक चीज़ को देख लिया, दूसरी बार दूसरी फोकस किया। तो डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि जब हम अटेंशन नहीं दे पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, तो हम कोई टास्क अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। एरर्स और मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, और फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल ये है कि अगर एक डिस्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल ये, एक बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसके सामने टीवी भी है, तो वो ज़्यादा टीवी ही देखता है, मीनस पढ़ाई पे उस पर फोकस नहीं होता है, जिसकी डिस्ट्रैक्शन होती है। एक ड्राइवर होता है, वो ड्राइव कर रहा होता है और अचानक उसको कॉल आती है, वो उसका फोकस कॉल पे रहता है, दैट इज़ ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। डे ड्रीमिंग करना, कि कहीं मीटिंग में हम खुद अपनी दुनिया में होते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। एक वर्कर होता है, उसके कंप्यूटर पे कुछ नोटिफिकेशन आती है या उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। अब जो डिस्ट्रैक्शन होती है, इसमें फर्स्ट इज़ सिलेक्टिविटी। एक्चुअली दूसरा टॉपिक है, ये परसेप्शन का टॉपिक है, ये वाला लास्ट वन। तो ये परसेप्शन के साथ ऐड कर सकते हो, जो मैंने ऊपर परसेप्शन बताई है। परसेप्शन सिलेक्टिविटी होती है, मीन्स एक ही चीज़ पे हम परसीव करते हैं, सिलेक्टिव होता है। दूसरा परसेप्शन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे बताया कि हम जो चीज़ें इकट्ठे होती हैं उनको लगता है हमें जो है क्लोजनेस है, प्रॉक्सिमिटी है। सब्जेक्टिविटी जो होती है, सब्जेक्टिविटी मीन्स अलग अलग पर्सन के अलग अलग वैल्यूज़ पर बिलीफ्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो परसेप्ट करता है किसी चीज़ को। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द परसीवर। जो परसीवर होता है, जो परसेप्शन करता है, तो उसको भी इन्फ्लुएंस होता है, उससे भी जो उसके बिहेवियर्स होते हैं, इसके एटीट्यूड्स होते हैं, उसके वैल्यूज़ होते हैं, तो उससे भी हो सकता है। परसेप्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, तो इसमें सेंसेशन भी होती है, उसके बाद लास्ट में इंटरप्रिटेशन होती है, क्योंकि पहले हम स्टिमुलस को देखते हैं, स्टिमुलस हमारे सेंसरी ऑर्गन में आते हैं, उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन मीन्स उसका जो है अंडरस्टैंडिंग होती है। तो परसेप्शन में एरर्स और बायसेस आ सकते हैं। अब एरर्स इन परसेप्शन एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कि परसेप्शन में कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं या परसेप्शन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट इज़ इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। समझना यहाँ पे, इल्यूजन अगर कोई कहीं पे रोप होती है, कोई रस्सी होती है, अगर हमें लगे कि वो सांप है, मीन्स हमने उस स्टिमुलस को मिस इंटरप्रेट किया है, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन। सिंपली कि अगर कोई रोप या हमें कोई एक पोल है, शाम के टाइम हम जा रहे हैं कहीं पे, तो हमने एक पोल, इलेक्ट्रिक पोल देखा, लेकिन हमें लगा वो गोस्ट है, लेकिन हमें लगा कि वो जो है भूत है, लेकिन एक्चुअली है वो पोल, तो हमारी मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन। तो ये एग्जाम्पल्स में भी इसमें डाल सकते हो। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन एट डस्क। जब शाम के टाइम ये ज़्यादा हो जाता है, तो अटेंशन पूरा फोकस नहीं होता, इसलिए इल्यूजन ज़्यादा होते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर हमारी कम हो, जैसे डिलीरियस पेशेंट होता है, उसमें भी इल्यूजन हो सकता है। तो यहाँ कई पर्सन स्ट्रेस्ड है, एंग्री है, या किसी ने अल्कोहल ली है, तो उस टाइम भी इल्यूजन हो सकता है, मीन्स मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस हो सकता है, कि कोई स्टिमुलस कोई और होती है लेकिन हमें लगती कुछ और है। नेक्स्ट इज़ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन और इल्यूजन में क्या फ़र्क है? हेलुसिनेशन क्या होती है कि हमारे सामने स्टिमुलस होती ही नहीं है, लेकिन हमें परसीव होती है। अब हेलुसिनेशन जो होती है, ये बहुत टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। किसी को
स्टिमुलस के बिना ही कुछ सुनाई दे रहा है। मान लो कोई पेशेंट है, वो बोल रहा है कि मुझे ना भूत की आवाज़ सुनाई दे रही है या किसी और चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है। नॉर्मल पर्सन को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, दैट इज़ कॉल्ड हेलुसिनेशन। और उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। वो आवाज़ें जो एक्चुअली में होती नहीं है, लेकिन पेशेंट को जो जिसको हेलुसिनेशन होती है उसको लगता है कि कोई आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उसके बाद है विजुअल हेलुसिनेशन। उसको लगता है कि मेरे सामने कोई पर्सन है, लेकिन एक्चुअली में पर्सन कोई होता ही नहीं है, मीन्स स्टिमुलस कोई नहीं होती है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी, उसे स्मेल ऐसी आती है कि एक्चुअली वो स्टिमुलस होती नहीं है, वो स्मेल वहाँ पे होती नहीं है। या उसे टेस्ट गस्टटरी, मीन्स उसको टेस्ट ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे वो टेस्ट होता ही नहीं है उसके टंग पे, तो वो भी हेलुसिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज सोमैटिक हेलुसिनेशन की कई बार ऐसा लगता है पर्सन को, इसको हम टैक्टाइल हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। तो कई बार पर्सन को लगता है कि मेरे बॉडी पे जो है जैसे कीड़े हैं या कोई चीज़ टच कर रही है मेरी बॉडी को बार बार, दैट इज़ कॉल्ड सोमैटिक हेलुसिनेशन। So in this chapter we have discussed about what is sensation, then we have discussed about the sense organs. After that we discussed about the perception, what is perception and what are the characters. These all are very important. Then we have discussed about the attention, that is next topic, and what is distractibility, what is ADHD, and after that attention, characters of attention. After that we have discussed about the distraction and examples of distraction. These are the characters of perception. And after that we have discussed about errors in perception, या जिसको हम errors भी बोल सकते हो, या हम बोल सकते हैं कि misinterpretation in perception. Thank you.